रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया। बहुत खौफनाक विजुअल्स हैं, ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन हो जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस हवाले से फर्दर ऑपरेशन जो है वो जारी है और फायरिंग की इतलात भी हैं। कितने लोग मारे गए हैं, कितनी हलाकतों की तादाद बताई जा रही है, क्या तफसीलात आ रही हैं? Foiled an infiltration attempt along the line of control in the Uri sector. जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। बॉर्डर्स पर जाकर जो जहन्नुम बर्पा की है, तो ये आज की रात जो है बहुत भारी है। 21 नवंबर तक कहा गया कि मार्क तक कैलेंडर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं वो बार बार अपनी पोजीशन को वाजे कर रहे हैं कि कैलेंडर्स को मार्क कर लें। लाइन ऑफ कंट्रोल के जो है वो उरी सेक्टर पर इस वक्त क्या इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये और मौका दे रहे हैं। अगर सोचिए अगर FATF में या कहीं लेकर भारत चला जाए इनकी इस स्पीच को। पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद को अचानक से बंद करने का फैसला किया है और फिर बलूचिस्तान के मुकाम पर जो समुद्री हदूद है उसको भी मुजाहिदीन थे इनके हवाले से आप ये जरा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करें सर, सही बात है सर, भारत वाले बुलाते नहीं है, अफगानिस्तान जाना नहीं है, ईरान वाले कहते खबर वो एडमिट कर लिया। इंडियंस कह रहे हैं उसने कहते हैं कि ब्रॉड बेस एक स्टेटमेंट दी तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो चला रहा है। सर देखिए मेरा ख्याल है कि ये जो पहले आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके चौधरी अनवारुल हक ऐसा कुछ नाम है उनका, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रहा हो या आजाद कश्मीर में रहा हो, जहां भी, इन लोगों की स्टेटमेंट जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि दूसरे लोगों को ये इंप्रेशन मिले कि जी हमने कुछ किया है। देखिए सर मेरा ख्याल है इस तरह के ये लोग जो हैं उनको एहतियात करनी चाहिए बात करते हुए, इसलिए कि चाहे ये तो खैर फिर भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो के भी अगर कोई मीडिया पर्सन ही हो या कोई इस तरह से लोग जो जिनको लोग देखते सुनते हैं, अगर वो भी ऐसी बात करें चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, तो बात शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कई बार, क्या मेरे ख्याल है 2-3 बार तो मैंने भी देखा है पिछले 5-6 साल में कि कभी कभार अगर कोई वीडियो ऐसी आ जाती है मेजर गौरव की और उसमें कोई बात वो बता रहे होते हैं और इत्तेफाक से ऐसा हो जाए तो उनकी तो वीडियो चला के हमारे DG ISPR साहब जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि ये देखो ये लोग बता रहे थे और इन्होंने ऐसा हो गया। ये हमने जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर भी देखा था, जो लास्ट अगर मैं याद कर पा रही हूँ, रिकॉल कर पा रही हूँ, तो उस वक्त भी जो है वो जिस तरह से था, तो मेजर गौरव की कोई वीडियो आई थी और उसके बाद जो है वो जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ, है कि उसमें मेजर गौरव का कोई लेना देना नहीं था। वो एक बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से BLA वाले कर रहे हैं तो उसमें कुछ हो सकता है, और जाहिर है कि वो TV एंकर है, हार्डली 5 years उन्होंने फौज में रहे, उससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उनको जाना पहचाना ज्यादा जाता है, उनकी वीडियो ज्यादा देखी जाती है, तो और DG ISPR ने वो चला दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो शोर करने लगे कि ये देखो भारत कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर ये चाहे किसी भी रेफरेंस में बात कर रहे हो अनवारुल हक साहब, लेकिन इन्होंने जो बात की है वही हादसा वहां पर हुआ है, तो उन्होंने तो पहले बात की थी, हादसा होने से पहले बात कर थी, ये बाद में बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा ना कि जी हमने ऐसा कहा था तो ऐसा हो गया, और फिर उन्होंने इसी क्लिप में इन्होंने आगे कहा कि कोई और चीज भी उन्होंने बताई कि मैंने ऐसा कहा था तो जी वो भी हो गया, तो हमने अंदर घुस के जो है वो मारा। भाई हमने कब घुस के मारा? घुस के तो भारत ने मारा था, हम तो वैसे मतलब उनके तैयारे वैयारे बाद में गिरा रहे थे या जो भी कहिए जो भी कर रहे थे, जो हमारा क्लेम है अभी तक सो कॉल्ड, तो वो तो हो रहा था, हम जवाब दे रहे थे, हमने घुस के नहीं मारा था, घुस के तो उन्होंने मारा था। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि भाई हमने अटैक नहीं किया था, अटैक भारत की तरफ से हुआ था, हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। इंडिया ने हमें घुस के मारा है। हाँ तो सर और कैसे मारा है? नहीं तो वो तो उन्होंने अपनी साइड से ही अपने बॉर्डर पे ही अंदर रह के ही स्ट्राइक की ना, तो घुस के सर तो मगर जो स्ट्राइक भी की, जो उन्होंने ड्रोन थे या कुछ भी थे वो अंदर तो फेंके ना, वो जाकर वो मसूद अजहर बेचारा उसका घर उड़ा दिया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से, वो तो शुक्र है लगा बच गया वो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, बिल्कुल मारा, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो घुस के नहीं मारा था, उन्होंने अपनी ही कंट्री में रह के और हमें यहाँ मारा था। 11 जगह पे जो उन्होंने या 9 जगह पे जो उन्होंने अटैक किए थे, जिससे हमारी एयर बेसिस जो थी वो उड़ गई थी और
मसूद अजहर का घर तबाह हो गया था और उसके घर के लोग मारे गए थे, तो सर उसके लिए भारत को अंदर आना ही नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी कंट्री से बैठे बैठे ही हम लोगों की जो है ना बैंड बजा दी। आप सही कह रहे हैं सर, आई वाज रॉन्ग, मुझे लगा था घुस के मारा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो सर उन्होंने टेरर ग्रुप जो है, जो टेरर ग्रुप्स है उनके ऊपर अटैक किया था, ना सिविलियन पर अटैक था और ना ही फौज पे अटैक था, और ना ही जो हमने खजाने या गार्ड रखे ना ही उन पे अटैक था। तो सर उन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उन्होंने भारत से बैठे बैठे ही इतना कुछ कर दिया था कि उसके बाद हमें भी जो है वो उठना पड़ा और हमने जो है उनके ऊपर अटैक किया, या जो भी मतलब जवाब में हमने जो किया। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है ना कि भाई अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्यों संभाला नहीं जाता, अब क्या जरूरत पड़ी थी? तो सच्चे मगर बात है रुसवाई की, परवीन झाकिर ने जो कहा था, तो वो तो बहुत बड़ी रुसवाई की है। और आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज कैरी कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा वेपन्स, और उनके पास लॉजिस्टिक्स आ गया, ट्रेनिंग आ गया है। तो इंडिया में टेररिज्म हमारी तरफ से बहुत करवाई गई है। तो लोग अभी इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं। और 2019 से बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर भारत ने ये काम शुरू किया, जिसके बारे में हम उससे कई अरसा पहले ये बात कर रहे थे कि भारत आहिस्ता आहिस्ता डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करेगा, ताकि अगर कभी किसी मौके पर आकर कश्मीर का कोई फैसला होता है इस्तिस्वाब राय से या किसी भी और इंटरनेशनल सालसी के ज़रिए से, तो वहाँ पे वो आबादी का तनासुब इस हद तक तब्दील कर चुका हो कि वो फैसला बिला बार फिर हम देख रहे हैं कि टारगेट किलर सरगर्म हो गए हैं, और हम रिलेट कर सकते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ वाकयात के कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। ये एक समझे एक डेक्लेरेशन कार एक्सप्लोजन में ये कहा गया है कि हालिया हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी अजहर का नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर, और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है। और करना ये तो प्रैक्टिस थी, सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर इससे पहले ऐसी कभी हुई नहीं जैसी अब हो रही है। सबकी कांपें टांग रही हैं, नाम तक लेने की जुर्रत नहीं है इन बुज़दिलों में, और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर जंगी जुनून सवार है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और वो कहते हैं ना बात आखिर भारत के हक में जाए, और इसके ऊपर अमली तौर पर ढिठाई से और सीने पर हाथ मार के ये काम शुरू कर दिया उसने 2019 में। उससे पहले ये चीज़ें उनकी फाइलों में, किताबों में, उनकी सोच के अंदर मौजूद थी, और वो इसके ऊपर खामोशी से काम जरूर कर रहे थे। जो मोदी कर रहा है वही ट्रंप भी कर रहा है दुनिया के साथ, मोदी कश्मीरियों के साथ कर रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। हमने क्या क्या नहीं दिखाया इधर वॉशिंगटन में और कश्मीर और लंदन और ब्रसल्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी लॉबिंग इन कंपैरिजन टू इंडिया बड़ी वीक है। वह है जो 57 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने प्लेबिसाइट पे एग्री किया था, आज तक हम उस पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो लोग आ गए हैं ये बेसिकली गैंगस्टर्स हैं। ये एशिया का गैंगस्टर है और ट्रंप जो है वो दुनिया का गैंगस्टर है। जब हम सुपर पावर कहते हैं, देयर इज नो सुपर पावर, देयर इज सुपर गैंगस्टर्स। इंटरेस्टिंग टाइम्स एड, एंड जब हम देख रहे हैं कि धनाधन करके ठुक रहे हैं बंदे, एंड इट इज सो नाइस टू सी दिस हैपनिंग। क्योंकि पाकिस्तान को एक चीज तो आपको समझ में आती है कि पाकिस्तान इज नाउ रियलाइजिंग कि भैया हमारे थोड़ा गेम हाथ से जा रहा है। मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से, इनके लोकेशंस कट हो चुके हैं। दे डोंट नो, वहां पर टेररिस्ट हैंडलर्स हैं, उनको नहीं पता यहाँ पर टेररिस्ट कहाँ घूम रहे हैं, और टेररिस्ट को नहीं पता कि करना क्या है, किससे मिलना है, क्या करना है, बिकॉज दे हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द चेन। भाई इंडिया की आबादी चेक करो, 1.5 अरब उनकी आबादी है, उनका कंट्री चेक करो कितना बड़ा है भाई। आज देखो कि पाकिस्तान कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ पे, और भाई इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है। वो अमेरिका वाले जो ब्रिटिश जो ब्रिटिश मतलब हम पे राज करके गए हैं, आज भाई इंडिया उनको कुछ समझता ही नहीं है। इंडिया उनके मुंह पे मारता है। पहले भाई जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि भाई तुम कौन हो, आज इंडिया वाले कहते हैं भाई तुम कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है। ठीक है, तो ये बात होती है कि बस वही आपको बात मैंने बताई ना कि ये औकात की बात है। मुझे बहुत अफसोस आता है कि हमारे मुसलमान भाई जो मकबूजा कश्मीर में रहते थे और रहते हैं, उनको ये ख्याल नहीं आया, और ख़ास तौर शेख अब्दुल्ला को ख्याल नहीं आया कि ये हिंदुस्तान जो बन रहा था ये इसलिए बन रहा था कि पाकिस्तान के साथ इनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती थी।
तो फिर अगर इसलिए बन रहा था और सब लोगों ने फैसला ये किया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान बनेंगे और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज विल कंप्राइज इंडिया, अगर ये था तो क्यों नेहरू से उन्होंने दोस्ती की? और क्यों नेहरू ने जब उनको कहा मैं तो बड़ा सेक्युलर हूं, मैं तो कभी नहीं चाहता, अरे यार अगर तुम सेक्युलर होते, तुम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो एक जमाने में वाइस प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, वो क्यों छोड़ा? उसको तुम नहीं बता सके कि ये तुम सेक्युलर हो, और शेख अब्दुल्ला को आपने फुसला दिया। ये जो आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस दिया है मकबूजा कश्मीर को, ये टेरिटरी, फ्लैग और लेजिस्लेटर, ये तीनों चीजें उनको दिए थे। क्यों दिए थे? इसलिए कि शेख अब्दुल्ला को नेहरू बताना चाहता था आई एम जेन्युइन, मैं तुम्हें कह रहा हूं हम तुम्हारे को टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा अलग है टेरिटरी, तुम्हारा झंडा अलग है, तुम्हारे पास एक लेजिस्लेचर है जो नहीं होता है अमूमन दूसरे स्टेट्स को। अब सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस इसको सरेंडर कर दो और कश्मीर विल रिमेन लाइक दिस फॉरएवर। तुम लोग चलाओगे, हम ये तीन चीजें यूनियन कंट्रोल करेगी, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड एंड आई एम सेक्युलर। फुसल गया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर 35A नेहरू ने उसको ये भी कहा, अच्छा तुम समझते हो कि मैं शायद झूठ बोलूं, ये लो 35A दी बाज कश्मीरीज जो लोकल्स नहीं हैं उनको कश्मीर में आप जमीन नहीं ले सकते, और उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ कश्मीर में वो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा चलो ठीक है। क्या हुआ? इन 2019 मोदी आया, अपना हिंदुत्व एजेंडा पे इलेक्ट हुआ और उसने दोनों को रिवोक कर दिया। दोनों चले गए। ऑल दीज एश्योरेंसेस के कभी चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी खत्म हो गए। और क्या हुआ उसके बाद? अब वो काम कर रहा है द थर्ड थिंग जिसको साहिब ने मेंशन किया, और वो ये है कि डेमोग्राफी चेंज। अब डेमोग्राफिक चेंज वो लाना चाहता है, और वो कैसे लाएगा? इमेजिन जैसे उसने मुफ्ती बाहिनी को बिहार से हिंदू को बंगाल में कोट अनकोट लड़ने के लिए भेजा था, लड़ने के लिए नहीं भेजा था, उसको सेसेशन के लिए भेजा था। वो मुस्लिम इनको रीसेटल करेगा। हिंदू गुंडाज बेसिकली विल बी रीसेटल्ड, बीजेपी हिंदू गुंडाज विल बी रीसेटल्ड इन कश्मीर, और जमीन खरीद सकेंगे वो फिर। और मुसलमान को क्या होगा? मुसलमानों को आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, थ्रेट्स और इस किस्म की हरकतें से आप उधर से निकालेंगे। देखिए, आई विल जस्ट एंड बाय सेइंग दिस, लेट मी जस्ट एंड। ये जो हो रहा है, ये जानबूझ के जो हो रहा है और जो मोदी कर रहा है, इट इज वेरी सिमिलर टू जो इजराइल कर रहा है गाजा में। ठीक है। और मगर इंडिया का चांस क्या है कि वो प्रूव करना, हम लोगों को एक ही तरीका है बचने का कि इंडिया का डिस्ट्रक्शन को आप उनको समझा दो, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, and we will ensure कि your destruction will be assured by all means। अगर हमारी लड़ाई हो, मगर फिर भी अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर आ जाएं। Show him this। ये बातें सब छोड़े, कभी नहीं होगा। अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। लोग कहते नहीं ये कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उनका भी रोना कहीं ना कहीं जायज होगा। यही तो वजह है ना कि कोर कमांडर मीटिंग में भी अगला बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठता है। ये जो अभी आज पेशरफ्त हुई है और डायरेक्टली यूएई और सऊदी अरब आमने सामने हो गए हैं
ये कितना तशवीशनाक है। तो वो तो बल्कि यहाँ तक कह रहे थे कि डिटेरेंस जो है, न्यूक्लियर डिटेरेंस फेल हो गया। जो हमारी ये झड़प हुई उसने साबित कर दिया कि जी न्यूक्लियर डिटेरेंस डिड नॉट वर्क। तो ये जो है बड़ी तशवीश की बात है। अमेरिकन थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट पर बात करेंगे। CFR कहता है कि पाकिस्तान भारत के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मेरा ख्याल है जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। चौड़ साहब, मेरा ये असेसमेंट है, मेरा ख्याल है कि सेम इज इन द केस ऑफ पाकिस्तान। आई एग्री विद यू। S-400 सिस्टम है, बड़ी फौज है, एक बड़ा बजट है, बड़ी इकोनॉमी है। अब भी पाकिस्तान में अपनी सरगर्मी में मुलव्विस है। असादुल्लाह वलीद करके एक लश्कर तैयबा का बंदा जो अभी पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट के हिसाब से अपने आप को नाम जानता है। अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ये होने जा रहा है। रियासी में जो हमले हुए और बाकी सारे और जो हमले हुए इंडियन आर्मी के ऊपर, उनके काफी सारे इन्होंने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए। जो बिहेडिंग हुई और जो एग्जीक्यूशंस हुए इंडियन सोल्जर्स के, उसके बारे में इसने काफी सारे वीडियोस बनाए। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। मतलब ये भी परेशान कुन चीज है। पाकिस्तान को एक तरफ भारत बॉर्डर और अब दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर भी इस जहरियत का सामना है। हमारी अस्करी दिफाई पॉलिसी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? सर, जो ज्यादा कंसर्निंग बात है ना वो ये है कि एक चीज बड़े तवत्तर से कहते आ रहे हैं ये लोग, एंड दैट इज कि देयर इज गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ इन पाकिस्तान। महाराष्ट्र में एक जर्मन बेकरी का जो अक्यूज था उसको किसी ने गिरा दिया। ब्लड शेड होगा, ब्लड बाथ होगा, कत्लो गारत होगी, बहुत खून बहेगा। तो मेरा ख्याल ही सब मुतफ़क़ा है, ये बात सब इत्तफाक करते हैं इसके ऊपर, और इसमें कोई शक नहीं। अगर लेट्स से कि जंग होती है, जैसे हाई प्रोफाइल टारगेटिंग जो है ना वो ये करते हैं। जहां पर मुंबई अटैक्स को बड़ा ग्लोरीफाई करता था वहां पर ये, एंड जो सिविलियन मर्डर्स और सिविलियन डेथ्स यहाँ पर होती हैं, इंक्लूडिंग सिविलियंस और इंडियन सोल्जर्स की जो डेथ्स होती हैं, उसको काफी हद तक ये काफी हद तक ये एम्पलीफाई करता था। मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जो डेट है ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी मार्क करी हुई है, जनवरी 27 की। वॉशिंगटन में, बीजिंग में सभी लोग इसको मार्क कर रहे हैं एंड दे आर वाचिंग इट नर्वसली बिकॉज देयर इज समथिंग ह्यूज व्हिच इज बियॉन्ड अ ट्रेड डील जो हम करने वाले हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि क्या हो रहा है। यूरोपियंस परेशान है, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। यूरोप अपना बैग पैक करके वो भारत आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है कि यूरोप बैग को पैक करके वो भारत में आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत को देने वाला है जो उन्होंने जिंदगी में किसी को नहीं दी है। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के टॉप ऑफिशियल्स जो हैं, उनके जो हेड्स हैं, वो भारत आ रहे हैं यहाँ पे डील साइन करने के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए पूरी दुनिया को, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, सबको मिलके एक थैंक यू कार्ड डोनाल्ड ट्रंप को भेजना पड़ेगा। क्या बच्चे तुम लोग को शर्म नहीं आती? दोगलापन देखो, यूएई दा सदर इंडिया आया है ते किद्दां मोदी ओनू जफ्फियां पा के मिलदा पे। दुख की बात यह है कि यूएई एक मुसलमान मुल्क होते हुए यहूदियों के साथ खड़ा हुआ है, यहूदियों की गोद में जाके बैठ गया। आप जितना मर्जी इसको ये कह लीजिए, लेकिन ये इंतहाई गैर मामूली दौरा है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। मैं टाइमिंग की बात इसलिए अहम करार दे रहा हूं कि लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है। स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी होने वाली है, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो गया है भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान। स्ट्रेटेजिक डिफेंस भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे से मुतालिक है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक तहलका खेज डेवलपमेंट। यूएई के सदर और भारत की जो तिजारत है वो 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। आपको 1 अरब के भी शेयर्स देने पड़ रहे हैं। Travel to India is one of the world's fastest growing and most dynamic continents. के साथ यूरोप मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहा है उस वक्त जब ट्रंप भाव खा रहा है। रूस और चीन को करना चाहिए, वो इंडिया कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया करने जा रहा है, जबकि हमें बताया जा रहा है पाकिस्तान में कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत गुफ्तगू है। नहीं, हमने पहले माजी के दरीचों में अगर आप झांक के देखें तो नजर आ जाती है आपको। हिटलर भी यही कहता था ना, आई विल रूल द वर्ल्ड। वेयर इज ही? उसके रिमेन्स का भी नहीं। रशिया की जंग है यूक्रेन में, उसमें ट्रंप का कोई इंटरेस्ट नहीं है
और कंपटीशन में चाइना इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज जो है वो अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल रूल्स और इनको तहस नहस कर रहा है। आज दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, लेकिन दुनिया भी दोगली है। दुनिया अपने माली मफादात के तहत हिंदुस्तान को प्रेफरेंस देती है पाकिस्तान के ऊपर। ये दुनिया के अंदर जो फाइनेंशियल लॉबीज हैं, गेम्स हैं, पॉलिटिक्स है, ये पावर प्ले है। और पाकिस्तान जब तक अपनी मईशत को ठीक नहीं करेगा और अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करेगा। इंडिया कभी हमसे 3 गुना बड़ी इकॉनमी होता था और ये बड़ा होने जा रहा है ऑलमोस्ट कोई 100 टाइम्स। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ये 100 टाइम बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। तो फिर हमें तो करेंगे जी चीजें ठीक हो जाएंगी। और वजीर आजम साहब ने, भाई वजीर आजम निहारी खा के वापस आ गया, वजीर आजम तो खाना खा के आ गया पाकिस्तानी। खित्ते की बात की ज्यादा तकलीफ होती है कि आज ही इंडिया की जो डील चल रही है वो फिर इंडिया का देख के ज्यादा तकलीफ होती है। जिसको उन्होंने धमकी लगाई है कि मैं टेरर बढ़ा दूंगा, एक के कान पर जू नहीं रेंगी है। इवन हिंदुस्तान, यार लीव अलोन एवरीथिंग। भारत को कितना सेट किया हुआ। और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से अटकी फ्री ट्रेड डील अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि भारत ईयू समझौता लगभग तय है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यहाँ पर आ रही है, वो ट्रेड डील को साइन करेगी।